माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 38 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है जो आपको करनी है। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट हुआ था जहां हमने पढ़ा था सड़क परिवहन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। और ना केवल पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी यात्रा करने के लिए या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेल एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, साथ में ही जो हमारा रेल परिवहन है बहुत सारे कार्यों में हेल्पफुल है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। आपको बहुत ज़्यादा लंबी दूरी में सामान ले जाना है तो आप कैसे ले जाएंगे? तब आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? रेल परिवहन का। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। तो आप बोलेंगे कि 150 साल रेल को हो गया, तो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही ये रेल का काम शुरू हो गया था और रेल चलने लगी थी। आपको याद होगा कि अंग्रेजों के टाइम में ही रेलवे लाइनें बिछाई गई थी और उन्हीं के टाइम में उन्होंने ये व्यवस्था शुरू करवाई थी जिससे सामान को यहाँ वहाँ ले जाया जा सके। ठीक है। और समन्वयक का मतलब कि जो हमारी रेलवे है एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका निभाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति में विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी हमारी रेलवे बहुत सारे उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, इन सब में भी मददगार होती है। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है, इसमें आपको कुछ दिखाया हुआ है रेलवे की कैटेगरी के बारे में कि रेल, यहाँ पे आपको गेज मीटर में कुछ लंबाई दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है कि जो बड़ी लाइनें होती हैं यहाँ पे आपको दे रखा है मीटर लाइनें, और यहाँ पे छोटी लाइनें दे रखी हैं और उनकी लंबाई दे रखी है कि 63491। ये किलोमीटर्स में सारी वैल्यूज दे रखी हैं कि लगभग इतनी इतनी वैल्यू होती है। तो भारत में आप ये कुल आंकड़ा देख सकते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ये दर्शाने के लिए दिखाया गया है कि आप समझ सकते हैं कि जो रेलवे का जो लाइन बिछी हुई है भारत में वो भी बहुत ज़्यादा है और विश्व में 5वें नंबर पे आता है। अब इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय रेल किस प्रकार देश की समन्वयक की भूमिका निभाता है। यानी जो रेल है वो किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करता है, किस प्रकार से जोड़ता है। नंबर 2 में बोलना है कि रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। यानी आपने अगर किसी रेल में कभी यात्रा की है तो उस अनुभव के बारे में बताइए, और अगर आपने आज तक कभी भी रेल में यात्रा नहीं की तो अपने किसी परिवार के सदस्य से पूछिए जिन्होंने यात्रा की हो, बड़े लोगों ने, उनसे पूछकर लिखिए। प्रश्न 3 में बोला है रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है। और प्रश्न 4 में पूछा है कि भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं के बारे में लिखिए, जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क आदि। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। भारतीय रेलवे किस प्रकार देश की समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो नंबर 1, भारतीय रेलवे अनेक प्रकार से देश की समन्वयक की भूमिका निभाती है, जैसे देश के संपूर्ण भागों में व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। नंबर 2, रेलवे के माध्यम से चिकित्सा तथा भ्रमण काफ़ी सरल हो गया है। नंबर 3, लंबी दूरी की यात्रा तथा तैयार उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में रेलवे एक सस्ता और उत्तम साधन होता है। तो हमारी जो रेलवे है वो किस प्रकार से समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर का काम करती है, क्योंकि देखिए व्यापार को सुगम बनाती है। जो आपका सामान है एक राज्य से दूसरे राज्य आप कैसे ले जाते हो, आपने देखा है मालगाड़ी जो ट्रेन चलती हैं रोज वो सामान लाती हैं अलग अलग राज्यों से और शहरों तक
पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो रेलवे है वो पूरी एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है पूरे देश में। तो ये आपका उत्तर हो गया नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 में बोला है रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव लिखिए। तो मेरा रेल यात्रा का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा, जिसमें से कुछ अनुभव इस प्रकार हैं। आप सभी ने यात्रा किया होगा, तो आपके जो अनुभव हैं आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। आप कभी ना कभी आप रेल में ज़रूर बैठे होंगे। तो मैंने कुछ लिखा है, ये आपने भी शायद नोटिस किया हो। रेल में यात्रा करने के दौरान मैंने रेल की खिड़कियों से कई प्रकार के खेत, बगीचे, आम के पेड़, तालाब तथा उगते सूरज जैसे अद्भुत दृश्य देखे। आपने देखा होगा जो आपको शहरों में देखने को नहीं मिलता, ये सारे दृश्य जब आप रेल से यात्रा करते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। तरह तरह के फल और फूल के पेड़ देखने को मिलते हैं जो आम दिनों में आप नहीं देख पाते। नंबर 2, रेल में खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए चाय वाले, बिस्किट नमकीन बेचने वाले, खीरा ककड़ी आदि लेकर रेल के डिब्बे में ही आते हैं, जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र होते हैं कि तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए। और वो लुभाने डायलॉग्स भी बोलते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स भी बोलते हैं, गाना भी गाते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिंग सा होता है ये जर्नी। इसके बाद यात्रा के दौरान हमें कई लोग मिले जिनसे अच्छी मित्रता भी हो गई। यात्रा में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं जो एक ही शहर में रह रहे होते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान मिलते हैं, बात करते हैं और सब एक परिवार की तरह मिलकर एक जगह जाते हैं, एक ही स्थान पर, क्योंकि सबका गंतव्य एक ही होता है, वो ट्रेन एक ही जगह जा रही होती है। तो आपके भी कुछ अद्भुत जो अनुभव हैं उन्हें आप मेंशन कर सकते हैं या फिर इसी आंसर को लिख सकते हैं। ये आंसर 2 हो गया, कॉपी कर लीजिए। नंबर 3 पे चलते हैं। रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है? तो आप लिखेंगे रेलवे निम्नलिखित प्रकार से उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 1, किसानों द्वारा उगाए गए फल, सब्जियों तथा अनाज को शहरों तक रेलवे के मालगाड़ी के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जाता है। यानी जितना भी किसान फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, ये शहरों तक कैसे आता है? मालगाड़ी में आपने देखा होगा लद लद के आता है। दूसरा, शहरों के कारखानों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद। अब जो शहरों में चीजें बनती हैं वो भी तो पहुंचानी है गांव में। क्या पहुंचाना है? किसानों के लिए मशीनें पहुंचानी है, खाद, कीटनाशक। कारखाने तो शहर में हैं, तो खाद, बीज, मशीनें, उपकरण रेलवे के माध्यम से छोटे कस्बों और गांव तक पहुंचाए जाते हैं। नंबर 3, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63974 किलोमीटर, ठीक है, यानी 63,974 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक तैयार माल को पहुंचाया जा सकता है तथा व्यापार में वृद्धि की जा सकती है। आपको पता है कि जो बड़े बड़े शहरों से सामान ले जाकर छोटे कस्बों में जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें दुकानों पर बेचते हैं, तो ये कैसे ले जाते हैं? रेल के माध्यम से ही ले जाते हैं। रेलवे किसी प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य भी करता है जहां से वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं जहां से पानी की जहाजों में सामान रखकर, ठीक है, एक सिरे से दूसरे देश के सिरे तक पहुंचाया जाता है। तो रेलवे लाइन बंदरगाहों को जोड़ती हैं और बंदरगाहों से ये सामान भेजे जाते हैं देश और विदेश, और यहीं पे हमारा सामान जो देशों से आता है, विदेशों से, वो भी यहीं से लाकर फिर रेल के माध्यम से अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता है। तो ये आपका अब आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन 4 में बोला है भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। उसमें आपको दे रखा है बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो बीते कुछ दशकों में भारतीय रेल में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, जैसे नंबर 1 बुलेट ट्रेन। आप लोगों ने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा कि जापान वगैरह में तो बुलेट ट्रेन बहुत ही फ्रीक्वेंटली चलती है। तो अब इंडिया में भी बुलेट ट्रेन जल्दी ही आ जाएगी और आप शायद यात्रा कर पाएँ। तो आगामी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन
कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा। यह जापान की सिकान सेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इसके पीछे साइंस है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन के ऊपर ये काम करता है, तो वो साइंस का फैक्टर है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जापान की टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है ऑलरेडी, और ये रिसेंटली 2022 तक ये फिनिश हो जाएगा और फिर ये बुलेट ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो ये हो गया बुलेट ट्रेन के बारे में। तो ये परिवर्तन आया है। नंबर 2, रेलवे का निजीकरण। निजीकरण मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सारा कंट्रोल पहले किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में था, केवल सरकार ट्रेन चला सकती थी। लेकिन अब इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वो क्या है? भारत के रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के निवेश का पहला प्रयास है। निजीकरण के इस प्रयास के तहत रेलवे के 109 रूटों पर 151 उन्नत रेलगाड़ियां शुरू की जानी है। रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे, यानी यहाँ पे ऐसी ट्रेन चलाई जाएंगी जो प्राइवेट, यानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा चलाई जाएंगी। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि जब कंपटीशन होगा कि सरकार की जो ट्रेनें हैं और प्राइवेट जो ट्रेनें हैं, तो उसमें जो अंतर होगा, और तो उसकी वजह से क्या होगा? सुधार होगा और लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद 3 में बोला था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। उपभोक्ता शुल्क क्या होता है कि एक शुल्क निर्धारित कर दिया गया है कि टिकट के साथ बहुत ही कम 10, 20, 25 रुपए आपको जोड़ दिए जाएंगे जो शुल्क होंगे। वो किस लिए जोड़े जाएंगे? कि जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, हमारे लिए है उसमें नई, क्योंकि रेलवे कहता है हमारे पास इतना पैसा नहीं बचता कि हम लोग इसमें सुधार कर पाएँ, तो रेलवे प्लेटफॉर्म इनको और बेहतर तरीके से बनाने के लिए, आधुनिक चीजें लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। तो उपयोगकर्ता शुल्क एक छोटी टोकन राशि है जिसे एकत्र करने पर रेलवे स्टेशन पर उपयुक्त और सुविधाओं के सुधार के लिए वापस रखा जाएगा। यानी जो जो चीजें सुधार की जानी चाहिए उसमें खर्च किया जाएगा। उन शुल्क की राशि बहुत ही उचित रखी गई है, जैसे कि 35 रुपये, 25 रुपये, जो आम आदमी पर प्रेशर ना डाले, बोझ ना डाले। कि मान लो आपकी टिकट 400 रुपये की है, 400 रुपये में 35 रुपये ऐड कर दिया या 30 रुपये ऐड कर दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर आदमी से वो 30-35 रुपये लेंगे तो उनके पास, रेलवे के पास एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट होगा और उससे वो प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करेंगे, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर पाएंगे, जिससे हमारे रेलवे में काफ़ी सुधार हो सकेगा। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के सुधार हैं जो आप आगे देखेंगे समय में। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व कर ली है।